हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कवि आईएएस ट्यूटोरियल पे। मैं सूरज कुमार आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैंने जिस विषय को आपके सामने रखा है वह है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन, जो कि यह बहुत ही इम्पोर्टेंट, किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी कर रहे हो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय के रूप में आपके सामने होता है। आप स्टेट पीसीएस का तैयारी कर रहे हो, आप सिविल सर्विस यूपीएससी का तैयारी कर रहे हो या फिर किसी भी वनडे एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हो, यहाँ से लगभग प्रश्न आपको 5-6 देखने को मिलते ही हैं। और दूसरी बात है कि हम भारत के नागरिक हैं, हम भारत देश के नागरिक हैं। जिस देश के नागरिक हैं वहाँ का संविधान से को हम नहीं समझेंगे तो हम कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। तो वे ऐसे भी आप किसी एग्ज़ाम का अगर तैयारी नहीं कर रहे हो फिर भी आपको ये इस विषय को जानना बहुत ही आवश्यक होता है। हमारा अधिकार क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है, इन सभी बातों को हम लोग इस विषय के रूप में समझते हैं। तो चलिए आज से हम लोग इस विषय को प्रारंभ कर रहे हैं। लगातार हम लोग का सीरीज आते रहेगा। उससे पहले मैंने आपको प्रयास किया है कि संविधान, हमने डायरेक्ट आपको नहीं पढ़ाया कि संविधान में अनुच्छेद होते हैं, संविधान में ये होते हैं, संविधान में वो होते हैं, बहुत जगह देखने को मिलेगा। लेकिन मैंने क्या किया है कि संविधान सबसे पहले आए कहाँ से, संविधान की मांगे कहाँ से उठी, इन सभी बातों को आज प्रस्तुत किया हूँ मैंने। उसके बाद आपको विस्तार से पढ़ाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगेगा। आज हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं कि संविधान सभा और संविधान का निर्माण किस प्रकार से हुआ, इस विषय को लेकर आए हैं आपके सामने। सबसे पहले हम लोग दोस्तों जानते हैं कि संविधान होते क्या हैं, संविधान का मांग क्यों हुआ और संविधान किस किस प्रकार से बना। हम लोग संविधान को आज जिसको देख रहे हैं वो किस प्रकार से संविधान बने गए, इस सभी बातों को हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों कि हमारा जो संविधान है उसका सबसे पहले मांग कब उठा था, तो 1934 में। कब हुआ था दोस्तों? 1934 ईस्वी में संविधान सभा की मांग हुई थी, जो स्वराज पार्टी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? तो स्वराज पार्टी के द्वारा। ठीक है दोस्तों, यह स्वराज पार्टी के द्वारा की गई थी और रांची अधिवेशन में की गई थी। ठीक है, आपसे पूछ देगा कि सबसे पहले संविधान सभा की मांग कहाँ उठी थी, तो आप बता दोगे कि स्वराज पार्टी के द्वारा उठाई गई थी रांची अधिवेशन में 1934 में। ठीक है दोस्तों, अब इसी वर्ष हम लोग देखेंगे, जब इसी वर्ष एक और मांगे उठती हैं जो कि किसके द्वारा उठती हैं दोस्तों? तो एम.एन. रॉय द्वारा। किसके द्वारा उठती हैं दोस्तों? एम.एन. रॉय द्वारा। ठीक है, याद रखेंगे, ये सब इम्पोर्टेंट है। एम.एन. रॉय द्वारा मांगे उठती हैं। ये क्या करते हैं दोस्तों? तो यह संविधान सभा का और संविधान निर्माण की क्या करते हैं? विचार देते हैं। इसको याद रखेंगे, क्या करते हैं? विचार देते हैं। सबसे पहले विचार देने वाला व्यक्ति यही है कि हमारा एक संविधान होना चाहिए, हमारा एक संविधान सभा होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमारे भारत के सभी नागरिकों के बीच में ये क्या आता है? विचार उत्पन्न होती है। ठीक है, उसके एक वर्ष बाद हम लोग देखेंगे दोस्तों 1935 में, सबसे पहले 1935 में कांग्रेस के द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा संविधान सभा की आधिकारिक रूप से मांग की जाती है। इस शब्द को आप लोग याद रखेगा कि आधिकारिक रूप से मांग की गई थी। इससे पहले बस विचार रखा जा रहा था या फिर ऐसे ही बोला जा रहा था। लेकिन 1935 में दोस्तों क्या किया जाता है कि संविधान सभा के लिए आधिकारिक रूप से मांग की जाती है कि मेरा अधिकार है यह और यह होना चाहिए हमारे देश में। ठीक है, किसके द्वारा? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा। जब ये सब होने लगी और हमारे भारत में संविधान की मांगे ज़्यादा बढ़ने लगी तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा क्या किया गया कि 1942 में, ठीक है दोस्तों, 1942 में एक मिशन भारत भेजी गई जिसे क्रिप्स मिशन के नाम से हम लोग जानते हैं। यह क्रिप्स मिशन स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में भारत भेजी गई थी। स्टैफोर्ड क्रिप्स ब्रिटिश मंत्रिमंडल के सदस्य थे जिनके द्वारा भारत भेजी गई थी। उसमें एक संविधान की एक क्या प्रस्तावना के रूप में एक प्रारूप के तैयार कर भेजी गई थी, जो कि क्या हुआ था? मुस्लिम लीग के द्वारा इसे अस्वीकार कर लिया गया था। ठीक है दोस्तों, किसके द्वारा अस्वीकार कर लिया था? मुस्लिम लीग के द्वारा। ये सब बातों को याद रखेंगे हम लोग। अब मुस्लिम लीग के द्वारा क्यों अस्वीकार कर लिया गया था? तो मुस्लिम लीग का मांग था कि मेरा भी एक संविधान हो, मेरा भी एक संविधान सभा हो, मेरा भी एक अलग प्रांत हो, देश हो। ठीक है दोस्तों, इसलिए इसे अस्वीकार कर दिया गया। उसके बाद क्रिप्स मिशन वापस चली जाती है और उसके पश्चात हमारा भारत में कैबिनेट मिशन आती है। ठीक है दोस्तों, कैबिनेट मिशन आती है जो कि जुलाई से अगस्त के बीच में 1946 में। ठीक है, कब आती है? 1946 में कैबिनेट मिशन हमारा आता है भारत में।
और ये लगभग लगभग हमारे भारत के नागरिकों को खुश कर देती है, प्रसन्न कर देती है और संविधान बनाने के लिए साथ में काम करने के लिए मना लेती है। ठीक है, तो अब हम लोग पृष्ठभूमि को समझ चुके हैं। अब हम लोग समझेंगे कि हमारा संविधान किस प्रकार से बना, कैबिनेट मिशन आए तो इसे क्या क्या बातों को अपना सभी के सामने रखें। ठीक है, तो सबसे पहले कैबिनेट जब मिशन आती है तो यह क्या करती है, कुछ नियमें बनाती है। किस पे, भारतीय लोगों पे, कि संविधान निर्माण करने का क्या नियम होंगे पहले। तो सबसे पहले यह आती है तो यह कहता है कि चुनाव प्रक्रिया होना चाहिए। संविधान सभा जो बनेगी तो भारत इतना बड़ा देश है दोस्तों, तो सभी को तो नहीं लेकर चला जा सकता है। तो उसके लिए क्या किया गया, एक चुनाव प्रक्रिया, एक संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, अब संविधान सभा में कौन कौन सदस्य होंगे इसके लिए भी एक प्रक्रिया होगी। तो उसके लिए बताया गया, पहले तो हम लोग जान लेते हैं कि जब ये संविधान सभा का नाम दिया गया तो इसके लिए कितना दिया गया दोस्तों, 389। कितना दिया गया, 389 सीटों का आवंटित किया गया। ठीक है, इतने सदस्य होने चाहिए। ठीक है, अब इतने सदस्य होने चाहिए तो इन सदस्यों में क्या क्या होने चाहिए, यह भी किनको किनको कितना सीट आवंटित किया गया, इसे पहले हम लोग समझ सकते, उसके बाद समझेंगे हम लोग। तो 389 सीटों में से 296 सीट, ठीक है, किसको दिया गया, ब्रिटिश भारत को दिया गया। ठीक है, वह 93 सीट किसे दिया गया, देसी रियासत को दिया गया। ठीक है दोस्तों, 389 में से, ठीक है, 286 सीट इसे दी गई, वह 93 सीट इसे दी गई। अब हम लोग समझ लेते हैं कि देसी रियासत क्या होती है, वह ब्रिटिश भारत क्या होते हैं। तो ब्रिटिश भारत वैसे क्षेत्र जहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या हुआ, पूर्ण नियंत्रण था। ठीक है दोस्तों, जिस वैसे क्षेत्र जहाँ पे ईस्ट इंडिया का कंपनी का नियंत्रण था उसे ब्रिटिश भारत के रूप में रखा गया, और वैसे क्षेत्र जहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी का नियंत्रण नहीं था वह उस समय भी कुछ ऐसे देसी रियासत, कुछ ऐसे नवाब बचे हुए थे जो क्या थे, स्वतंत्र थे, उसे देसी रियासत के रूप में रखा गया। इन दोनों को हम लोग समझ गए, बंटवारा भी समझ गए। अब देखते हैं दोस्तों कि ये 296 जो सीटें हैं इनमें से भी कुछ बंटवारे हुए हैं जो हम लोग देख लेते हैं। तो इनमें से बंटवारा जो हुआ दोस्तों, वो सबसे पहले मुस्लिम लीग को कांग्रेस को दिया गया। ठीक है, कितना सीटें दी गई कांग्रेस को, 208 सीटें दी गई। वह मुस्लिम लीग को कितना दिया गया, 73 सीटें दी गई। ठीक है, 15 सीटें अन्य को भी दिया गया दोस्तों। ठीक है, 15 सीटें किसे, अन्य को दी गई। ठीक है, यह था 296 सीटें का आंकड़ा, हम लोग समझ गए। वह 93 सीट क्या थी, स्वतंत्र थी, किसके लिए, देसी रियासत के लिए। इनमें से ये ब्रिटिश भारत में से सभी को बंटवारा करना था, क्योंकि आपको पता होगा कि 1885 में क्या हुआ था दोस्तों, 1885 में ब्रिटिश भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था, और उसी कुछ सालों के बाद हम लोग देखते हैं कि मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ था। फिर धीरे धीरे हमारे देश में क्या हुआ था, छोटे बड़े दलों का स्थापना होने लगा। इसलिए ब्रिटिश भारत में सभी दलों को, सभी को लेकर चलना था, और ये सीटें बंटवारा की गई। ठीक है, ये हम लोग समझ गए। अब आगे देखते हैं कि जब सीटों का बंटवारा हो गया, अब सदस्यों का चयन किस प्रकार से होगा। तो सदस्यों के चयन पर के लिए कुछ नियम बनाए गए थे। सबसे पहले क्या बनाए गए थे कि कम से कम 10 लाख, कम से कम कितना दोस्तों, 10 लाख की जनसंख्या होनी चाहिए किसी भी प्रांत का। ठीक है, उसी प्रांत 10 लाख का अगर जनसंख्या नहीं होगा तो उस प्रांत से कोई भी कैंडिडेट क्या हो सकते हैं, चयनित नहीं किए जा सकते हैं। सबसे पहले किसी भी प्रांत का 10 लाख जनसंख्या होनी ही चाहिए। अब 10 लाख जनसंख्या होने के बाद ये भी तो हो सकता है ना कि वहाँ से कई कैंडिडेट खड़े हो सकते हैं, वहाँ से कई कैंडिडेट अपने आप को संविधान सभा में इन्वॉल्व करने के लिए मांग कर सकते हैं। तो उसके लिए भी एक नियम बनाई गई। क्या नियम बनाई गई दोस्तों, तो 10 लाख की जनसंख्या में अगर कोई भी किसी भी प्रांत का 10 लाख जनसंख्या होता है तो उस प्रांत के व्यक्ति को चयन किसके द्वारा किया जाएगा, तो गवर्नर के द्वारा किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, किसके द्वारा किया जाएगा, गवर्नर के द्वारा किया जाना था। अब गवर्नर जिसे चाहेंगे उस प्रांत के, उसे ही क्या करेंगे, चयन करेंगे। ठीक है, अब मानकर चलिए बिहार था, बंगाल था, उत्तर प्रदेश था, कोई भी प्रांत था, तो उस प्रांत से किस व्यक्ति का चयन करना है इस कौन तय करेंगे, तो गवर्नर तय करेंगे। ठीक है, इन सब बातों को हम लोग समझ चुके हैं।
अब हम लोग आगे देखते हैं कि जब सीटें का बंटवारा हो चुका, सभी कुछ बन गए, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जब यह बन चुका है, एक चीज़ और देख लेते हैं दोस्तों कि इसमें महिला सदस्य कितने थी, तो 15 महिला सदस्य थी। इनसे मैं एक अलग वीडियो लाऊंगा कि कौन कौन महिलाएं थी और कौन अनुसूचित जाति थी, कौन जनजाति थी, कौन मुस्लिम महिलाएं थी। इन सभी बातों को हम लोग इसके सामने प्रस्तुत करेंगे, ताकि हमारे एग्जाम में बहुत ही पूछे जाते हैं कि प्रथम मुस्लिम महिला कौन थी संविधान सभा का, प्रथम दलित महिला कौन थी संविधान सभा का, या फिर ये सब छोटी मोटी बातें। तो अभी हम लोग इतना ही जान लेते हैं कि हमारे संविधान सभा में कितनी महिलाएं की संख्या थी, तो 15 थी। ठीक है, इन 15 महिलाओं के बारे में हम आगे वीडियो लाएंगे आपको। हम लोग सीटों का बंटवारा समझ चुके हैं। अब हम लोग समझते थे जब सदस्य बन गए, सभी कुछ हो गया, तो सभी सदस्य बनने के बाद क्या, सदस्य तो बैठक वगैरह करेंगे ना कि संविधान का आगे कैसे क्या किया जाए, उसके लिए बैठकें भी बुलाई जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं दोस्तों कि संविधान सभा की बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। ठीक है, कब हुई दोस्तों, 9 दिसंबर 1946 को हुई। ठीक है, इसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। वह 207 सदस्यों ने इसमें हिस्सा लिया। अब 207 सदस्य इसमें हिस्सा क्यों लिए, ये थोड़ा सा बात तो समझ लेते हैं हम दोस्तों कि 207 ही, यहाँ पे तो 296 सिर्फ यहाँ ब्रिटिश भारत का हो रहा है, वह 93 देसी रियासत का, लेकिन 207 सदस्य क्यों हिस्सा लिए। तो इसमें है क्या है कि ये 93 सीटें जो हैं वो क्या हुआ, देसी रियासत में हिस्सा नहीं लिया दोस्तों, वह कुछ मुस्लिम लीग के सदस्यों ने इसमें हिस्सा नहीं लिया। ठीक है, इस बात को हम लोग याद रखेंगे कि 93 के 93 सीटें क्या हुआ, देसी रियासत द्वारा नहीं ली गई हिस्सा, उसने क्या किया, अपने संविधान सभा से अलग रहने की फैसला किया। ठीक है, देसी रियासत का मांग था कि यह स्वतंत्र रहें। इनको पता होगा कि आपको इनको शुरू से ही मुगल काल से दिल्ली सल्तनत से स्वतंत्र रहने का आदत था, इसलिए यह सोचे कि हम संविधान सभा में भाग नहीं लेंगे, हमारा कोई प्रमुख नहीं होगा, इसलिए इन्होंने भाग नहीं लिया। वह कुछ मुस्लिम लीग के सदस्य वैसे थे जो क्या लिए, हिस्सा नहीं लिए। इनका मांग आपको बता चुके हैं कि अलग देश का मांग था, अलग सभा का मांग था, अलग संविधान का मांग था, ये सब बातें थी, इसलिए कुछ उनके सदस्य हिस्सा नहीं लिए। अब जो मुस्लिम कांग्रेस के थे, तो आपको बता चुके हैं कांग्रेस के 208 सीटें मिली थी, उन्हीं में से कुछ सदस्य थे कांग्रेस के 207 सदस्य क्या लिए, सब बैठक में हिस्सा लिए, प्रथम बैठक में। ठीक है दोस्तों, ये सब बातें हम लोग समझ के, संविधान सभा का प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसके अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अभी हम लोग यह जान लेते हैं दोस्तों कि अस्थायी सदस्य क्यों चुने गए, सदस्य अस्थायी क्यों चुने, जब बैठक है तो अस्थायी क्यों चुनेंगे, सदस्य अस्थायी रूप से ना चुने जाते। तो इसका एक क्या बोलते हैं, अब हमारे कभी देखते होंगे आप लोग कि कोई अचानक सा बैठ के बुला ली जाती है, कोई अचानक से कोई व्यवस्था रख दी जाती है, तो वहाँ पे क्या होता है, किसी को तो नेतृत्व करना है, तो उसी नेतृत्व के लिए क्या किया गया, वहाँ पे अचानक बैठक बुला ली गई, कोई भी पहले से इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया था, अचानक बैठक बुला ली गई। अब यहाँ पे अचानक बैठक बुलाने के कारण सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी रूप से अध्यक्ष चुना गया। क्यों चुना गया, क्योंकि अब फ्रांस का क्या है, फ्रांस का एक नियम है दोस्तों कि क्या है कि सभा का वरिष्ठ व्यक्ति, सभा का क्या होगा, सभा का वरिष्ठ व्यक्ति, याद रखेंगे इस बात को, सभा का वरिष्ठ व्यक्ति क्या होगा, सभा का अध्यक्ष के रूप में चुना जाएगा। अब इसी को देखते हुए संविधान सभा के सदस्यों ने यह फैसला किया कि सभा में जो प्रथम सभा की बैठकें हुई थी, इसमें सबसे वरिष्ठ अगर कोई सदस्य थे तो वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। इसीलिए इन्होंने क्या कहा गया, अस्थायी रूप से सदस्य चुना गया। उसके बाद से दोस्तों दूसरा बैठक हुई, तुरंत 2 दिन बाद हुआ, 9 दिसंबर 1946 को दूसरा बैठक बुलाई जाती है संविधान सभा की। इसमें क्या था कि इसमें बोलकर बताकर बैठकें बुलाई गई थी, इसलिए इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी रूप से अध्यक्ष चुन लिया गया। इन दोनों बातों को हम लोग याद रखेंगे दोस्तों कि प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को, सदस्य कितने थे, 207, व अस्थायी रूप से सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष बनाया गया था। सेकेंड बैठक 11 दिसंबर को हुई थी और राजेंद्र प्रसाद के अस्थायी रूप से अध्यक्ष बना दिए गए थे। अब यही अध्यक्ष थे। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे दोस्तों कि 13 दिसंबर को, जस्ट 2 दिन बाद फिर से 13 दिसंबर 1946 को हम लोग देखेंगे कि एक उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया। ठीक है दोस्तों,
यह उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पारित किया गया? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तावित किया गया। यह उद्देश्य प्रस्ताव में एक संक्षिप्त रूप में एक संरचना बनाया गया था कि हमारा भारत का संविधान किस प्रकार से होना चाहिए, कैसे हमारे संविधान होने चाहिए, इन सभी बातों का एक संरचना बनाया गया एक संक्षिप्त रूप में। ठीक है दोस्तों, उद्देश्य प्रस्ताव में। यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर हमारा संविधान जब बना तो इसे प्रस्तावना के रूप में, उद्देशिका के रूप में जाना गया। यही हमारा उद्देश्य प्रस्ताव है। किसके द्वारा? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। कब पेश किया गया? 13 दिसंबर 1946 को। वह कब इसे स्वीकार किया गया? तो 22 जनवरी 1947 को इसे स्वीकार कर लिया गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, 22 जनवरी 1947 को किसके द्वारा स्वीकार किया गया? तो संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा। क्लियर है? अब हम लोग देख चुके हैं कि संविधान सभा की मांगे किस प्रकार से हुई, संविधान सभा में सीटों का बंटवारा किस प्रकार से हुआ और हमारा संविधान का बैठकें किस प्रकार से हुई। इन सभी बातों को देख चुके हैं। अब जब हमारा संविधान का सब कुछ बन चुका है, बैठक सभी कुछ हो चुके हैं, तो सदस्यों का कार्य भी तो बटा गया ना कि कौन सदस्य क्या कार्य करेंगे, कौन विभाग को संभालेंगे। इसके लिए भी तो बनाया जाएगा ना कि अब 260 सदस्य हैं तो ये 260 सदस्य एक ही चीज़ में तो नहीं लग जाएंगे, उसके लिए भी अलग अलग विभाग बनाया जाएगा। तो उसके लिए देखो दोस्तों, उसके लिए कुछ समितियां बनाई गई संविधान सभा में। मैंने सभी समितियों को तो आपके सामने प्रस्तुत नहीं करने का किया हूँ, लेकिन कुछ प्रमुख ऐसे समिति हैं जिसको मैंने क्या किया है, प्रस्तुत करने का कोशिश किया हूँ। ठीक है दोस्तों, तो उसे हम लोग देखते हैं। सबसे पहले संचालन समिति। ठीक है दोस्तों, संचालन समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। यह क्या था कि संविधान का किस प्रकार से संचालन किया जाए, कब इसका बैठक होगा, क्या बैठक हुई, क्या इसमें गलतियां होगी, क्या बदलाव किए जाएंगे, इन सभी बातों को कौन करेंगे संचालन? तो राजेंद्र प्रसाद द्वारा किया जाना था। सेकंड देखते हैं कि संघीय संविधान समिति। अब संघीय संविधान समिति का अध्यक्ष जब किसे बनाया गया? तो जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। यह क्या था दोस्तों कि हमको आप लोगों को पता होगा कि भारत हमारा क्या है, संघीय शासित प्रदेश है, संघीय प्रदेश है। ठीक है दोस्तों, और संघीय प्रदेश है तो हमारा भारत को सभी प्रांतों को, छोटे बड़े प्रांत सभी को क्या करना है, साथ में लेकर चलना है। इसीलिए इसे क्या बनाया गया, एक संघीय समिति का निर्माण किया गया जिसको डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया, अध्यक्ष थे। ठीक है, अब देखते हैं प्रांतीय संविधान। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब छोटे बड़े प्रांत हमारे देश में, उन सभी का तो बातों को लेकर चलना है ना। अब मान के चलिए कि दक्षिण भारत में अलग प्रांत हैं, वो तमिल साइड बोलते हैं, उत्तर भारत में कुछ अलग प्रांत है, मध्य भारत में कुछ अलग प्रांत है, तो उन सभी को तो लेकर चलना था ना। उसके लिए भी एक प्रांतीय समिति बनाई गई जिसके अध्यक्ष बनाए गए वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है, आपको पता होगा या फिर आप आगे जब मैं संविधान को और पढ़ाऊंगा तो आपको पता होगा कि जब संविधान हमारा बनकर तैयार हुआ तो हमारा किस प्रकार से संविधान का विरोध किया गया, संविधान को भाषा के आधार पे बांटने की मांग की गई। इन सभी बातों को हम लोग समझेंगे। तो वो कहाँ आते हैं? तो यहीं आते हैं दोस्तों, प्रांतीय संविधान समिति के द्वारा। अलग अलग प्रांत अलग अलग स्वतंत्र होने की बात की, अलग अलग प्रांत अलग अलग भाषाओं की बात की, इन सभी बातों को हम लोग समझेंगे। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट जो कि संविधान सभा का सबसे इम्पोर्टेंट समिति था वो है प्रारूप समिति। ठीक है दोस्तों, कौन था समिति? प्रारूप समिति। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसे हम लोग याद रखेंगे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है दोस्तों, कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब हम लोग इम्पोर्टेंट एक चीज़ और देख लेते हैं कि प्रारूप समिति और प्रारूप तैयार करने, इन दोनों में क्या अक्सर बच्चे क्या करते हैं, गलतियाँ कर बैठते हैं। तो यहाँ पे हम लोग आपको क्लियर कर देते हैं कि संविधान का निर्माण, प्रारूप तैयार किन्होंने किया? तो BN राव ने किया। संविधान का प्रारूप तैयार किया मतलब संरचना एक बनाया। ठीक है, उसका किस प्रकार से संविधान का होगा उसका प्रारूप तैयार किए, लेकिन इसके अध्यक्ष किसे बनाया? तो भीमराव अंबेडकर को। ठीक है दोस्तों, प्रारूप तैयार करने वाला BN राव हैं, याद रखेंगे इन्हें। वह अध्यक्ष बनाए गए भीमराव अंबेडकर को। हम लोग गलतियां अक्सर देख चुके हैं, इसलिए आपको बता दिए पहले ही। ये BN राव जो हैं, ये BN राव को संविधान सभा का सलाहकार भी नियुक्त किया गया है। याद रखेंगे इस बात को कि BN राव को क्या किया गया? संविधान सभा का सलाहकार भी नियुक्त किया गया था। वह BN राव ही एक ऐसे पर्सन हैं, एक ऐसे व्यक्तित्व हैं, इनके बारे में हम लोग स्पेशल वीडियो हम सभी के बारे में लाएंगे। अभी फिलहाल इतना कर रहे हैं, बस हम लोग को समझना है कि संविधान है क्या।
तो बी एन राव एक ऐसे पर्सन थे जिन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट, निःशुल्क अपना क्या किया, संविधान सभा के निर्माण में अपना योगदान प्रस्तुत किया। ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट ये बातें हैं कि बी एन राव ने क्या किया, निःशुल्क अपना संविधान सभा में का अपने भागीदारी को निभाया। वह और भी सदस्य हैं और भी अध्यक्ष थे, लेकिन इन सभी ने क्या किया, कुछ ना कुछ लिया ही, कुछ ना कुछ अपना हिस्सा लिया। ठीक है, लेकिन इन्होंने निःशुल्क अपना कार्य को बखूबी से निभाया। और ये एक चीज़ और जान लेते हैं कि इन्होंने ही क्या किया, बर्मा का भी संविधान को लिखा है, तैयार किया है प्रारूप। ठीक है, अब आगे हम लोग देख लेते हैं संविधान पूरा कब हुआ हमारा दोस्तों, तो 2 साल 11 महीना व 18 दिन में सब कुछ जब हो गया तो हमारा संविधान अब निर्माण प्रक्रिया में लग गई। अब निर्माण प्रक्रिया में लग गई तो हमारा संविधान पूरा कब हुआ दोस्तों, 2 साल 11 महीना व 18 दिन। एक चीज़ आपको यहाँ पे ट्रिक बताने का मैं प्रयास करता हूँ कि अगर आपको ऐसा, तो ये बहुत पुराना हो चुका है, 2 साल 11 महीना 18 दिन सभी को याद रहते हैं, लेकिन अगर आपको याद ना रहे कहीं पे तो आप यहाँ पे क्या बोल दोगे कि 3 साल में 12 दिन कम। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान पूरा होने में कितना टाइम लगा, 3 साल में 12 दिन कम। क्लियर है। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि संविधान लागू कब की गई, ये तो बन गए, लागू की कब गई। तो सबसे पहले दोस्तों 26 नवंबर 1949 को लागू की गई, आंशिक रूप से लागू की गई। दोस्तों याद रखेंगे यहाँ पे क्या है, आंशिक रूप से लागू की गई, पूर्ण रूप से अभी लागू नहीं की गई, बस संविधान सभा के कुछ सदस्यों के द्वारा लागू की गई। और कुछ अनुच्छेद ऐसे थे जिसके जो कब 1949 में क्या हुआ था, लागू हो गया था। ठीक है दोस्तों, तथा पूर्ण लागू इसे 26 जनवरी 1950 को की गई। ठीक है दोस्तों, हमारा संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। अब 26 जनवरी 1950 को ही क्यों लागू किया गया, ऐसा इस तिथि में क्या है, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि 26 जनवरी 1950 को इसलिए लागू किया गया ताकि इसी दिन क्या हुआ था, 1930 को क्या हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को स्वराज की प्राप्ति हुई थी। याद रखेंगे दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को क्या हुआ था, स्वराज की प्राप्ति हुई थी। वह क्या हुआ था, स्वतंत्र रूप से कार्य किया, उसका स्वराज की प्राप्ति बहुत दिनों से मांग चल रही थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को, और यह आखिरकार 1930 में पा ली गई थी, 26 जनवरी 1930 को। इसलिए 26 जनवरी के दिन को संविधान सभा को भी लागू किया गया, और संविधान लागू होने के दिन को हम लोग 26 जनवरी के रूप में जानते हैं, हम लोग रिपब्लिक डे के रूप में जानते हैं, और भी बहुत कुछ है दोस्तों। हम लोग समझ चुके हैं संविधान कब पूर्ण लागू हुआ। अब जब हमारा संविधान लागू हुआ तो हम उस बात को देखते हैं कि हमारा संविधान जब बनकर तैयार हो गया तो इसमें कितने अनुच्छेद थे, कितने भाग थे, कितने अनुसूचियाँ थे, इन सभी बातों को हम लोग थोड़ा देख लेते हैं दोस्तों। तो हमारा जब संविधान बनकर लागू हुआ तो इसमें भाग कितने थे दोस्तों, भाग 22 थे, वह अनुच्छेद 395 थे, अनुसूचियाँ 8 थी। वर्तमान में इसमें बहुत संशोधन हो चुका है दोस्तों, और इसका आंकड़ा भी बदल चुका है। ठीक है, वर्तमान में भाग अब 22 नहीं 25 हो चुकी है, वह अनुसूचियाँ 395 से 495 हो चुकी है, अनुच्छेद 395 से 495 हो चुकी है, वह अनुसूचियाँ 8 से 12 हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, लेकिन आपसे अगर पूछा जाए कि मूल रूप से हमारा संविधान का अनुच्छेद कितने हैं, मूल रूप से हमारा संविधान का भाग कितने हैं, मूल रूप से अपना संविधान का अनुसूचियाँ कितने हैं, तो आप इसी को बताओगे। ठीक है, ये हमारा जब संविधान लागू हुआ था तो ये हमारा मूल रूप से था, लेकिन इसमें संशोधन कर ABCD ऐसे जोड़ दिया गया है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों तक पहुँचाएं, और ऐसे वीडियो मैं और भी आपके सामने लाने का प्रयास करूँगा। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।